हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैंने विलेन चैप्टर को स्टार्ट किया था जो अभी कुछ आगे बढ़ चुका है, जिसमें हम आज वास्तु को पढ़ेंगे। विलेन चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने पहले लेक्चर में देख लिया था एंड कंसंट्रेशन टर्म्स को भी देख लिया था। सेकंड लेक्चर में भी हमने हैंडियम वगैरह ये सब पढ़ लिया था। अब आगे का पढ़ते हैं। आज के आगे का है वाष्पदाब। वाष्पदाब क्या होता है उसको समझेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि वाष्पदाब होता है जो वाष्प के द्वारा लगने वाले दाब को ही वाष्पदाब कहते हैं, बट ऐसा सही भी है और नहीं भी, क्योंकि दोनों तरह से सही नहीं है, पूरी करेक्टली सही नहीं है। तो इसको हम सही तरीके से समझेंगे कि बिल्कुल सही तरीके से इसे कैसे बोलते हैं वाष्पदाब को। इसको पहले समझेंगे कि वाष्पदाब होता क्या है। तो हम पहले एक कंटेनर लेंगे, मतलब एक पात्र लेंगे। ये हमने एक पात्र ले लिया जिसमें हमने जल को भर दिया है। क्या है? वाटर। वाटर को भर दिया है और इसे ऊपर से बंद कर दिया है। वाष्पदाब कब लगेगा? जब कोई बंद पात्र होगा उसी में ही तो वाष्पदाब लगेगा। तो इसे हमने बंद कर दिया है और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है? एक मीटर लगा दिया है। आप सभी ये बताओ कि जो वाष्पदाब को नापता है उस मीटर को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ, जब तक मैं इससे बना लेता हूँ। कमेंट में जवाब देना। उसे बोलते हैं बैरोमीटर। उसे क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। अब इसे हम गर्म करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे। गर्म करेंगे तो क्या होगा वो देखेंगे हम। तो जिसको हम इस पात्र को हम गर्म करते हैं तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो विलायक, ये वाटर क्या है? एक विलायक है। इस वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो बाष्पन के द्वारा ऊपर की तरफ पहुंच जाएंगे, मतलब बाष्पित हो जाएंगे। तो इसके वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ गए हैं। ये क्या हुआ? जब हमने क्या टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो हम पहले क्या करते हैं? टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। माना कि हमने टेम्परेचर कितना ले लिया? पहले हमने टेम्परेचर दिया लगभग 30 डिग्री सेल्सियस। हमने इसको 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है। इसको 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया हम। तो जो वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर पहुंच जाएंगे, जिससे बैरोमीटर में आपका मापन होगा, वाष्पदाब का मापन होगा कि कितना प्रेशर लग रहा है, उस पर दाब कितना लग रहा है। तो माना कि हम पे 30 डिग्री पे कितना प्रेशर लग रहा है? 200 mm ऑफ Hg। Hg की तुलना में आपको पता ही होगा बैरोमीटर 200 mm ऑफ Hg, तो हम सीधा mm ही लिखेंगे, F ऑफ Hg हर बार नहीं लिखेंगे। तो 30 डिग्री पे इतना दिया। अब हमने टेम्परेचर को थोड़ा और इंक्रीज किया। टेम्परेचर को थोड़ा और इंक्रीज किया तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो और ही ज़्यादा वेपराइज्ड होंगे। तो हमने दिया कम से कम 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया। तो वाटर के और मॉलिक्यूल्स ऊपर पहुंच जाएंगे। क्या होगा? ऊपर पहुंच जाएंगे। तो इसमें जो बैरोमीटर है उसमें मापन होगा, तो उसमें पता चलेगा कि कितना हो गया है। तो वो हो गया होगा लगभग 500 mm। अब हमने टेम्परेचर को थोड़ा सा और इंक्रीज किया, मतलब टेम्परेचर को थोड़ा और इंक्रीज किया। तो हमने देखा कि इसमें वेपर प्रेशर में और भी ज़्यादा 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किया इस वाटर का। तो इसके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े से और ही वेपराइज्ड हो जाएंगे, मतलब बाष्पन में हो जाएगा इनका। तो इसका जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा? इसका प्रेशर लगभग 700 mm हो जाएगा। तो आपको पता, थोड़ा सा पता चल गया होगा कि हम जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं उसी प्रकार उसका प्रेशर है, उसका दाब है, वो भी इंक्रीज होते जा रहा है। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर भी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो अब जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है उससे तो हमने पहचान लिया कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। बट इसमें एक और क्रिया हो रही है जो आपको नहीं दिख रही है। वो क्रिया क्या है? वो क्रिया क्या है? संघनन की क्रिया। संघनन मतलब कंडेंसेशन की क्रिया हो रही है इसमें, साथ ही साथ कंडेंसेशन की क्रिया हो रही है। कंडेंसेशन की क्रिया आपको क्यों नहीं दिख रही है वो मैं आपको समझाता हूँ। वो कंडेंसेशन की क्रिया इसीलिए नहीं दिख रही है क्योंकि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, जिससे आपको बाष्पन की क्रिया तो दिख रही है कि जो वाटर है वो बाष्पित होकर
ऊपर जा रहा है, बट जो कंडेंसेशन की प्रक्रिया है वो नहीं दिख रही है, क्योंकि आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो। अगर आप टेम्परेचर को क्या करते, डिक्रीज करते, मतलब कि अब हमने 90 से डिक्रीज करके कितना कर दिया, 50 कर दिया, तो जो कंडेंसेशन की प्रक्रिया है, जो संघनित होने की प्रक्रिया है, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो संघनित होते जाएंगे और वाटर में मिल जाएंगे। तो जो आपको संघनन समझ में आ गया होगा, संघनन किसे कहते हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो बाष्पित हुए थे वो संघनित होकर वाटर में मिल जाते हैं, उसे ही संघनन की प्रक्रिया कहते हैं। अब संघनन समझ में आ चुका है, तो आपको ये भी समझ में आ चुका होगा कि संघनन बढ़ता कब है। जब बढ़ता कब है, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। जैसे कि हम पहले इसके बाष्पन की क्रिया 90% पे जाके हमने मैक्सिमम कर दी थी, मतलब बहुत ज्यादा बाष्पन हो रहा था, तो हमने 90 से कम किया, 50 तक किया, तो इसमें संघनन की क्रिया बढ़ जाएगी, मतलब संघनन की क्रिया बढ़ जाएगी और बाष्पन की क्रिया घट जाएगी। तो मतलब संघनन और बाष्पन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो बाष्पन बढ़ेगा, और टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो संघनन बढ़ेगा। तो संघनन एंड बाष्पन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि हम किसी टेम्परेचर, मतलब फिक्स्ड टेम्परेचर, निश्चित टेम्परेचर पर हम देखेंगे कि क्या होता है। इस पात्र में निश्चित टेम्परेचर पर देखेंगे क्या होता है। हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड को निश्चित मान लिया है, मतलब कि ओनली हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर निश्चित टेम्परेचर दिया हुआ है। इस पात्र को 50 डिग्री टेम्परेचर दिया हुआ है। तो जो बाष्पन की क्रिया है, जो बाष्पन है वो संघनन के बराबर हो जाएगा। कुछ समय के पश्चात जो बाष्पन और संघनन है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, मतलब कि जो बाष्पन हो रहा है और संघनन हो रहा है, दोनों प्रक्रिया एक दूसरे के समान होंगी, मतलब एक साथ संघनन हो रहा है और बाष्पन भी हो रहा है, वो दोनों कैसे आ जाएंगे, साम्य में आ जाएंगे। इसे ही हम क्या कहते हैं, साम्यावस्था कहते हैं। कि जो बन रहा है और मतलब बन रहा है, सॉरी, जो बाष्पन हो रहा है और संघनन हो रहा है, वो दोनों प्रक्रिया एक दूसरे के संतुलन में आ जाए, उसे ही हम साम्यावस्था कहते हैं। तो ये साम्यावस्था का चिन्ह है, ये हमने पहले भी लेक्चर में बताया है कि साम्यावस्था क्या कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो साम्य अवस्था पे स्थापित हो जाएगा अगर फिक्स टेम्परेचर पे होगा। अगर फिक्स टेम्परेचर पे है तो ये साम्य अवस्था में आ जाएगा, मतलब कि संघनन एंड बाष्पन दोनों ही साम्य अवस्था में आ चुके हैं। अब जब ये साम्य अवस्था में आ चुके हैं, तब इसके वाटर के मॉलिक्यूल्स द्वारा जो बाष्पित हुए हैं उनके मॉलिक्यूल्स द्वारा बॉल पर जो भित्ति है उस पर कुछ प्रेशर लगता है, उसे ही क्या कहते हैं हम, उसे ही कहते हैं बाष्प दाब। मतलब कि वो सीधा सीधा नहीं है कि आप बोल देते हो कि बाष्प के द्वारा लगाया गया दाब बाष्प दाब कहलाता, नहीं। जो संघनन एंड कंडेंस, मतलब सॉरी, संघनन और बाष्पन की क्रिया में साम्य स्थापित हो जाए, और जब उसके द्वारा, मतलब द्रव के बाष्प के द्वारा लगने वाले दाब को ही बाष्प दाब कहते हैं। मतलब कि एक फिक्स्ड टेम्परेचर है, जैसे कि 50 डिग्री हमने फिक्स टेम्परेचर लिया था, उस पे बाष्पन और संघनन की क्रिया दोनों कैसे गई, समान हो गई, संतुलन में आ गई, साम्य अवस्था पर आ गई। उस पर उसके द्वारा बाष्प के द्वारा, मतलब जो बाष्प है उसके द्वारा लगने वाले दाब को ही क्या कहते हैं, बाष्प दाब कहते हैं। तो आपको बाष्प दाब के बारे में समझ में आ गया होगा। तो ये बाष्प दाब की परिभाषा हो चुकी है। अब जो बाष्प दाब है, ये जो बाष्प दाब है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, मतलब कि हम बाष्प दाब है वो कब इंक्रीज होगा और कब डिक्रीज होगा, वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, उस सबको पढ़ेंगे हम। तो इन सबको पहले नोट कर लें। उम्मीद है नोट कर लिया होगा। अब हम देखेंगे बाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। बाष्प दाब को
वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है तापमान, टेम्परेचर। तापमान भी आपको, तापमान तो अभी मैंने बताया था कि जो तापमान है वो वाष्प दाब को प्रभावित करता है। दूसरा है विलायक की प्रकृति। जो विलायक की प्रकृति है वो भी वाष्प दाब को प्रभावित करती है। वो कैसे करती है वो आगे बताएंगे। एंड तीसरा है विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर इन सभी कारकों पर निर्भर करता है। इन तीन कारकों पर जो वाष्प दाब है, जो वेपर प्रेशर है, वो निर्भर करता है। ये तीन कारक हैं जिन पर निर्भर करता है। तो आपने फर्स्ट टेम्परेचर को तो पढ़ लिया था। जब जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वाष्प दाब भी बढ़ता है। मतलब कि टेम्परेचर है वो वाष्प दाब के क्या है, समानुपाती है। मतलब तापमान है वो वेपर प्रेशर के समानुपाती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो अभी जस्ट इससे पहले वाली स्लाइड थी उसमें मैंने बताया था कि जो टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति पे कैसे निर्भर करता है वाष्प दाब, उसे देखेंगे। तो अभी था जो सेकंड वो वीडियो बंद होती वो हो गई थी जिसके कारण हम डिस्ट्रैक्शन हुआ है। तो हम सेकंड नंबर का दोबारा से देखते हैं। सेकंड नंबर का है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति पे कैसे निर्भर करता है उसको देखेंगे। तो हमने दो पात्र लिए हैं, दो पात्र लेते हैं। पात्र ए लिया एंड पात्र बी लिया। ये पात्र क्या है, ए है, एंड ये क्या है, पात्र बी है। इन दोनों को हम ऊपर से ढक देते हैं। क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। और इस पे क्या लगाते हैं हम, प्रेशर को मापने के लिए क्या लगाते हैं, बैरोमीटर। क्या लगाया है हमने, बैरोमीटर। इसमें कुछ विलायक ले लिया है हमने और इसमें भी हमने कुछ विलायक ले लिया है। दोनों में कुछ कुछ विलायक ले लिया है। इस विलायक ए को गर्म करते हैं एंड विलायक बी को भी गर्म करते हैं। विलायक ए को गर्म करते हैं एंड विलायक बी को गर्म करते हैं। तो विलायक ए को गर्म करते हैं और विलायक बी को गर्म करते हैं। तो इस पर प्रेशर कितना होगा, इन दोनों में प्रेशर कितना होगा वो देखेंगे। इन दोनों को हमने एक फिक्स टेम्परेचर पर गर्म किया है। दोनों को एक फिक्स टेम्परेचर गर्म किया है। माना कि हमने 60 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म किया है। कितने टेम्परेचर पे गर्म किया है, 60 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म किया है। इसको भी 60 पे किया है और इसको भी 60 पे किया है। तो जो इसके वाटर, इसका विलायक है और इसका विलायक है, इन दोनों में कितने वाटर के मॉलिक्यूल वेपराइज्ड होंगे, इसके वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने वेपराइज्ड होंगे, इस विलायक के कितने होंगे और इस विलायक के कितने होंगे वो देखेंगे। तो ये जो विलायक है इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो ये हैं कुछ, और इसके मॉलिक्यूल्स कुछ ये हो गए। इस विलायक के मॉलिक्यूल्स ये हैं एंड इस विलायक के मॉलिक्यूल्स ये हैं। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच आपको पता ही होगा क्या होता है, फोर्स होता है। कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी विलायक होता है या कोई भी
विलेन होता है या फिर कोई भी चीज होती है, वाटर है या फिर लिक्विड है या फिर ठोस है, उनके अणुओं के बीच फोर्स होता है, उसी के कारण वो स्टेबल होते हैं। तो उनके अणुओं के बीच क्या होता है? फोर्स होता है। तो इनके मॉलिक्यूल्स, जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं, इस विलायक ए के मॉलिक्यूल्स हैं एंड विलायक बी के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच भी कुछ ना कुछ फोर्स होगा। तो माना कि इनके विलायक के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स इस विलायक के अणुओं के बीच फोर्स कैसा है? माना कि कैसा है? वीक है। कैसा फोर्स है? वीक फोर्स है। एंड इन विलायक के अणुओं के बीच फोर्स कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। कैसा है? फोर्स है स्ट्रॉन्ग फोर्स है। कैसा फोर्स है? स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इसके बीच वीक फोर्स है, इसके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स है। जो वीक फोर्स है उसको गर्म करेंगे 60 डिग्री टेम्परेचर पे, तो जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा ही वेपराइज्ड होंगे, क्योंकि अगर किसी को कम कम ताकत से रोका है तो वो जल्दी भाग जाएगा, इसको ज़्यादा ताकत से रोका है तो वो जल्दी नहीं भाग पाएगा। ऑब्वियसली सबको ही पता होगा, इजी सी बात है। तो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स, उसके जो विलायक के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपराइज्ड कम होंगे, होंगे तो बट कम होंगे। और जो वीक फोर्स है उसके मॉलिक्यूल्स, उस विलायक के मॉलिक्यूल्स वेपराइज्ड ज्यादा होंगे। क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो बैरोमीटर पे हमने दोनों में देखा कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो लगभग कितना आया? 300 डिग्री mm आया, 300 mm आया। और इसका थोड़ा कम आया क्योंकि इनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जिसके कारण जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपराइज्ड कम होंगे, और वेपराइज्ड कम होंगे तो ऑब्वियसली सबको पता ही चल गया होगा कि क्या होगा, इनका प्रेशर क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो इसका माना कि कितना हो गया? 200 mm। तो आपको विलायक के आधार पे पता हो गया होगा कि विलायक की प्रकृति के आधार पर जो वेपर प्रेशर है वो कैसे निर्भर करता है। जो वेपर प्रेशर है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स जितना स्ट्रांग होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। और जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स जितना ही वीक होगा उनके मध्य उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है ए वाले का, और बी का कम है। तो आपको सेकंड वाला विलायक की प्रकृति के आधार पे समझ आ गया होगा। तो सेकंड वाला नोट डाउन कर लो। अब थर्ड वाले को समझाएंगे। सेकंड समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं थर्ड वाला। अब थर्ड वाला देख लेंगे। थर्ड वाला क्या है? विलायक में अबाष्पशील विलेय मिलाने पर, अब कोई विलायक है, माना कि दो पात्र लिए हमने, पात्र ए एंड पात्र बी, दोनों को ही ढक दिया है। क्या कर दिया है? ढक दिया है। दोनों को क्या किया है? ढक दिया है। इसको भी गर्म करते हैं हम एंड इसको भी गर्म करते हैं। इसमें भी वाटर है और इसमें भी वाटर है। दोनों में वाटर है। अब इनके बाहर हम क्या लगाते हैं? बैरोमीटर, क्योंकि हमें
वेपर प्रेशर को मापना है। वेपर प्रेशर को मापने के लिए क्या होता है, बैरोमीटर। इसके ऊपर भी बैरोमीटर लगा दिया है हमने, दोनों के ऊपर बैरोमीटर लगा दिया है। इन दोनों को हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, 100 डिग्री सेल्सियस पे। और सबको पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाष्प दाब होता है, वाटर का वाष्प दाब कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वाष्प दाब होता है 760 mm ऑफ Hg। इसे ही क्या बोलते हैं, 1 atm बोलते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है वेपर प्रेशर, 760 mm ऑफ Hg। इसको भी 100 पे किया, इसको भी 100 पे किया। ये ए पात्र है एंड ये बी पात्र है, दोनों को 100 पे गर्म करते हैं। तो जो इस वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी ऊपर जाएंगे, इस वाले वाटर के मॉलिक्यूल्स, एंड इस वाले वाटर के मॉलिक्यूल्स भी ऊपर जाएंगे। तो इस पर भी कुछ प्रेशर नापा जाएगा और इस बैरोमीटर के द्वारा भी प्रेशर नापा जाएगा। तो इसका प्रेशर कितना होगा, 760 mm। ये भी वाटर है, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया है, तो इसका भी कितना होगा 760 mm। इसका भी 760 है, इसका भी 760 है, दोनों का ही 760 है। तो अंतर क्या है, अब हम क्या करते हैं, जो बी पात्र है उसमें हम अबाष्पशील विलेय मिलाते हैं। अब अबाष्पशील विलेय क्या होता है, इसको समझते हैं। अबाष्पशील विलेय होता है जिसका वाष्पन ना हो सके, जिसका वाष्पन ना हो सके। जैसे कि आपने कोई पात्र लिया, वो उसमें पानी था और उसमें क्या मिला दिया, नमक मिला दिया। क्या मिला दिया, नमक मिला दिया। नमक का घोल बनाया और उसे हमने गैस पर गर्म करने के लिए रख दिया। तो गैस पर गर्म करने रख दिया, उसको हमने इतना गर्म किया, इतना गर्म किया कि जो पानी है वो सारा वाष्पित हो गया और जो उसमें जो बचा है वो अबाष्पशील विलेय है। मतलब कि हमने जो पानी और नमक के विलयन को जब हमने गर्म किया तो जो पानी था वो वेपराइज्ड हो चुका था एंड जो नमक था उसके मॉलिक्यूल्स बचे थे, जो नमक था वो बचा था। इसका मतलब क्या है, जो नमक है वो क्या है, अबाष्पशील विलेय है। तो इसमें हम क्या मिला देते हैं, नमक मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, नमक। क्या मिला देते हैं, साल्ट मिला देते हैं। अब क्या होगा, जब साल्ट को मिला देंगे तो जो इसका प्रेशर है, जो पात्र बी का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो पात्र बी का प्रेशर है क्या हो जाएगा, 760 से 760 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 760 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब वो कम क्यों हुआ इसको समझते हैं। जब हमने इसमें नमक डाला तो ऐसा क्या हुआ जिससे इसका प्रेशर कम हो गया। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि नमक को डालने के बाद जो नमक के मॉलिक्यूल्स थे वो जाके सरफेस पे जमा हो गए एंड वाटर में भी थे कुछ। घुल जाएगा तो वाटर के अंदर भी रहेंगे और सरफेस पर भी रहेंगे। तो जो अबाष्पशील विलेय है, नमक है, वो तो वाष्पित होता ही नहीं है और जो वाटर है उसको भी वाष्पित होने से रोकता है कि भाई तू भी मत हो वाष्पित। तो इसको वाष्पित होने से रोकता है। अब कैसे रोकता है, ये सरफेस पे जमा हो जाता है, जो नमक होता है वो सरफेस पे जमा हो जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स जमा हो जाते हैं। तो जो वाटर है वो वेपराइज्ड होने की कोशिश करते हैं, तो वेपराइज्ड होने से पहले ही ये इसको रोक लेते हैं कि भाई तू मत जा, मेरे को छोड़ के मेरे साथ ही रह। तो ऐसे ही उसे नीचे रख लेता है। तो जो इसका वेपर प्रेशर जितना बनना चाहिए था उतना नहीं बनता है। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो वेपराइज्ड कम होते हैं। क्या होते हैं, कम होते हैं, जिसके कारण इसका प्रेशर आता है, जो बैरोमीटर पर प्रेशर मापते हैं वो 760 से थोड़ा कम आता है। आपको समझ आ गया होगा कि कम क्यों आता है, नमक डालने पर ऐसा क्या हुआ कि जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया। तो ये नमक क्या है, एक अबाष्पशील विलेय है। क्या है, एक
अबाष्पशील विलेय है। नमक क्या है? एक अबाष्पशील विलेय है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो इसको डालने पर क्या हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके आधार पर जो ए पात्र है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है और जो बी पात्र है उसका वेपर प्रेशर कम है। अब ये कितना कम है, ये कितना कम हुआ, इसको जानने के लिए एक वैज्ञानिक आए। ये सारी चीजें तो सभी सीख गए थे, सभी चीज जान चुके थे कि भाई हम नमक डाल देते हैं तो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, या फिर कोई अबाष्पशील विलेय जैसे कि शुगर है उसको डाल देते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो कम तो हो जाता है, ये तो सभी जान गए थे, बट कितना कम होता है इसे जानने के लिए एक वैज्ञानिक आया। उसने बताया, अपना एक नियम दिया, जिसका नाम था राउल्ट। एक राउल्ट नाम के वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया कि जो वेपर प्रेशर है, जो वाष्प दाब है, उस जो वाष्प दाब है और विलायक में किसी अबाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो जो वेपर प्रेशर है, जो वाष्प दाब है, वो कितना कम हो जाता है, उसको बताने के लिए राउल्ट ने एक नियम दिया। वो नियम क्या था उसको हम पढ़ेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन देते हैं आपको, जो सभी को कमेंट में उसका आंसर देके जाना है। जो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे ही इस क्वेश्चन का आंसर देके जाएं, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। और उस क्वेश्चन का आंसर मैं अगले लेक्चर में दूंगा, तो अगले लेक्चर को भी जरूर देखें। तो माना कि हमने 2 कप लिए हैं, क्या लिए हैं? दो कप लिए हैं। इसमें क्या है? इसमें क्या लिया है हमने? वाटर लिया है। और इसमें क्या ले लिया है? टी ले लिया, मतलब कि चाय ले ली है। इसमें जो वाटर लिया है और इसमें टी ली है, तो इन दोनों का टेम्परेचर फिक्स्ड है। 100 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करके हमने बनाया है, मतलब पानी को भी 100 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म किया है और चाय है उसको भी 100 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करके बनाया है। तो जिसके इस दोनों के ऊपर अब आप अगर हाथ रखो, उल्टा करके हाथ रखो, तो कौन से वाला पात्र है, कौन सा वाला कप है वो आपको ज्यादा जलाएगा? तो इसमें से कौन सा वाला हुआ जो आपके हाथ को ज्यादा जलाएगा, उसके बारे में बताना है। जो ए वाला कप है और बी वाला कप है, इन दोनों में से कौन सा कप आपके हाथ को ज्यादा जलाएगा? इसके ऊपर हाथ रखना है, इसके ऊपर हाथ रखना है, ना कि इससे टच करना है। इसके ऊपर हाथ रखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा वाला है वो आपको ज्यादा जलाएगा। तो इसका एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो, बट आप एक्सपेरिमेंट मत करना क्योंकि हाथ भी जल सकता है, इसलिए आप सिर्फ सोच के बताना। ये तीसरे वाले कारक पर निर्भर है, जो आपके वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो तीसरे वाले पर आधारित है। तो इसका आंसर कमेंट में जरूर देके जाना, इसका आंसर कमेंट में देके जरूर जाना। अब हम इसके बाद देखते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या होता है उसको देखेंगे। अब हम राउल्ट का नियम देखते हैं। राउल्ट का नियम क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो राउल्ट का नियम देखते हैं। उसके लिए हमने आपको बताया था कि जो किसी विलायक में अबाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर है, जो वाष्प दाब है, वो कम हो जाता है। वो कितना कम होता है उसी को राउल्ट साहब ने बताया था। उसी को राउल्ट साहब ने बताया था। वो कैसे बताया था देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि उनने अपना समीकरण कैसे दिया था। तो माना कि 2 पात्र हैं, पात्र ए एंड पात्र बी। इसमें क्या है? वाटर है और इसमें क्या है? वाटर प्लस हमने क्या लिया था? साल्ट लिया था।
वाटर प्लस साल्ट लिया था, इसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया था और इसको भी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया था। दोनों को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया था। तो जो बैरोमीटर था उस पे जो मापन आया था, इस पे कितना आया था, 760 mm आया था, और इस पे क्या आया था, 760 से कम आया था। तो इसको गर्म करने पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी ऊपर आ जाएंगे, वेपराइज्ड हो जाएंगे, इस पे भी वेपराइज्ड हो जाएंगे, इस पे कम होंगे। तो इसका जो पेपर प्रेशर है वो कितना कम हुआ, उसी को बताने के लिए राहुल साहब ने अपना नियम दिया। तो इसमें कितना कम हुआ उसको देखते हैं। तो आप सभी एक चीज बताओ कि इसमें जो प्रेशर लग रहा है, जो कंटेनर ए है एंड ये कंटेनर बी है, जो इस पे प्रेशर लग रहा है, जो ए पात्र पर प्रेशर लग रहा है, वो किसके कारण लग रहा है? आप बोलेगे सर वाटर के कारण लग रहा है, वाटर के कारण प्रेशर लग रहा है। इसी में आप सेकंड पे आते हैं, जो कंटेनर बी है, जो पात्र बी है, उस पे किसके कारण प्रेशर लग रहा है? आप सभी सोचो, इसमें वाटर और साल्ट है, तो किसके कारण लग रहा होगा? किसके कारण लग रहा होगा? वाटर के कारण, क्योंकि जो साल्ट है वो तो सर उबलता ही नहीं है, वो तो सर वेपराइज्ड होता ही नहीं है। जब ये वेपराइज्ड ही नहीं होता है तो उसके कारण वेपर प्रेशर कैसे लगेगा? तो इसका भी क्या है, वाटर है, और इसका भी वाटर है, बट इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। इसमें ज्यादा क्यों है और इसमें कम क्यों है, वो मैंने आपको बताया था कि जो साल्ट है उसके मॉलिक्यूल्स ऊपर सरफेस पे जमा हो जाते हैं, जिसके कारण इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो कम वेपराइज्ड होते हैं और इसमें वेपराइज्ड ज्यादा होते हैं, जिसके कारण प्रेशर में ना डिफरेंस होता है। तो इसमें कितना होता है उसको राउल ने कैसे बताया कि जो बाष्पशील विलेय है, जिसमें बाष्पशील विलेय कौन सा है, जो बाष्पशील विलेय है कौन सा है, वाटर है, और अबाष्पशील विलेय कौन सा है, साल्ट है। तो जो वेपर प्रेशर होता है, जो बाष्प दाब होता है, वो समानुपाती होता है जो बाष्पशील विलेय है उसकी मात्रा पर। तो क्या है, बाष्पशील पदार्थ की मात्रा पर। और जो वेपर प्रेशर होता है वो बाष्पशील पदार्थ की मात्रा पर होता है। और आप सबको पता ही होगा, अगले लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था, जो पदार्थ की मात्रा निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, वो निकालते हैं मोल फ्रिक्शन से, मतलब मोल प्रभाज से। तो इसका वेपर प्रेशर किसके समानुपाती आया, मोल प्रभाज के समानुपाती आया। जो वेपर प्रेशर है वो मोल प्रभाज के समानुपाती आया। और इस समानुपाती चिन्ह को उठाएंगे तो क्या आएगा, जो समानुपाती चिन्ह को उठाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट किसका होगा, जो बाष्पशील विलेय है, जो बाष्पशील पदार्थ है, उसका ही शुद्ध बाष्प दाब आएगा। जो शुद्ध पदार्थ में, जो शुद्ध अवस्था में उसका बाष्प दाब था वही आएगा। तो पी नोट क्या था, इसमें वाटर था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाटर लिखेंगे। एंड एक्स क्या है, एक्स क्या है, मोल प्रभाज। तो इसमें भी एक्स का मोल प्रभाज निकालेंगे। तो ये आपका समीकरण प्राप्त हुआ। ये समीकरण राउल साहब ने दिया और यही सारी बातें उन्होंने अपने नियम में कही। तो देखते हैं क्या कहा उनके अपने नियम में। उन्होंने कहा जब अबाष्पशील पदार्थ किसी द्रव में घोला जाता है, क्या घोला जाता है, किसी द्रव में घोला जाता है, तब द्रव का बाष्प दाब कम हो जाता है। अभी मैंने क्या बताया,
जब किसी विलायक, जब किसी पदार्थ में अबाष्पशील विलेय मतलब कि किसी साल्ट को मिलाया हमने, तो जो वेपर प्रेशर था, जो वाष्प दाब था, वो क्या हो गया, कम हो गया। यही इसने कहा है, कम हो जाता है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी दिए गए ताप क्रम पर, मतलब कि एक टेम्परेचर, फिक्स्ड टेम्परेचर पर विलयन का आंशिक वाष्प दाब वाष्पशील घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। जो आंशिक वाष्प दाब होता है, जो आंशिक वाष्प दाब होता है, वो विलयशील घटक के मूल प्रभाज के, मतलब जो विलयशील घटक है, जो वाटर है, वो क्या है, वाष्पशील है। जो वाष्पशील घटक है, वाष्पशील घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, एक्स के समानुपाती होता है। यही बातें हमने इसमें बताई हैं। तो राउल्ट का नियम आपको समझ में आ गया हुआ। तो इसमें हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इतना समझ में आ गया होगा, इसे नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन और देखेंगे, फिर हम अब लेक्चर को खत्म करेंगे। तो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि कोई दो अबाष्पशील विलेय हैं, दो पदार्थ हैं, ए एंड बी। लिखते हैं हम, दो पदार्थ ए एवं बी, जिसमें सिर्फ बी क्या है, वाष्पशील है, बी वाष्पशील है। तो इसका वेपर प्रेशर बताना है कि इसका वेपर प्रेशर कितना होगा। तो राहुल ने बताया था, जो वेपर प्रेशर होता है वो समानुपाती होता है वाष्पशील मूल प्रभाज के। तो इसमें वाष्पशील मूल प्रभाज कौन सा है, बी है। तो वाष्पशील मूल प्रभाज बी है, तो समानुपाती होता है इसके। और समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे। तो पी नोट बी लिखेंगे एंड एक्स बी लिखेंगे। यही सूत्र राउल्ट साहब ने दिया था, राउल्ट वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसको आपके समझ में आ गया होगा। इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे इससे रिलेटेड, उसमें कल लेक्चर में कराएंगे। कल वाले लेक्चर में इसके क्वेश्चंस कराएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही नए नए क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके नीट 2027 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और सबसे पहले आप इस लेक्चर का फ़ायदा उठा पाएँ। हम डेली ही अपनी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू एवरीवन।